हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिज़िक्स इन 5 मिनट्स। तो आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 फिज़िक्स का 2025 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक्चुअली सेट 1 है और इसका कुछ कोड नंबर है। कोड नंबर ये रहा। तो पहले पेज पे आपको इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहता है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। दूसरे पेज पे आपको कुछ डाटा दिया रहता है और क्वेश्चन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ये बताया हुआ है। जैसे अगर इस क्वेश्चन पेपर को मैं देखूँ तो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में एमसीक्यू है 1 से 16 यानी 16 क्वेश्चन एमसीक्यू हो गए, ठीक है। सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर है, सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर है, सेक्शन डी आपका केस स्टडी का 2 क्वेश्चन हो गया और सेक्शन ई में आपको 3 क्वेश्चन हो गए लॉन्ग आंसर के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपको कुछ डाटा दिया हुआ है जो आप चाहें तो एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं। ये 1/4πε0, इसको आप के भी बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैट में, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पेपर तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन हम लोग पेपर के साथ अप्रोच भी डिस्कस करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो आप क्या अप्रोच लें। कॉन्सेप्ट आपको हो सकता है पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो हम लोग तो अभी डिस्कस करेंगे ही, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ आपको अप्रोच भी पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सही अप्रोच से नहीं बनाओगे, एक क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आपको कितना भी आएगा तो आप कुछ ना कुछ छोड़ के ही आओगे। इसीलिए आप गौर से देखना हर क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के आंसर बनाने का अप्रोच, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फिगर शोज वेरिएशन ऑफ कूलम फोर्स एफ एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस विथ 1/r², r being the separation between the two charges q1 q2 and q2 q3. If q2 is positive and least in magnitude, then the magnitudes of q1 q2 and q3 are such that। तो ऑप्शन देख के आपको पता लग रहा होगा कि कौन किससे छोटा है कौन किससे बड़ा है, ये बताना है। तो यहाँ पे क्या है, कूलम फोर्स। कूलम फोर्स कहाँ आता है, इलेक्ट्रोस्टैट में। तो ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट का है, ठीक है। अब अगर आप क्वेश्चन को गौर से पढ़े होंगे तो आपको ये दिख रहा होगा कि Q2 इज़ पॉजिटिव एंड लीस्ट इन मैग्नीट्यूड। तो सबसे छोटा क्या है, Q2। अगर Q2 सबसे छोटा है तो बी ऑप्शन तो नहीं होगा, सी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो यानी आपको सिर्फ ए और डी में डिसाइड करना है। देखिए, कूलम लॉ जो इलेक्ट्रोस्टैट में होता है, कूलम्स लॉ क्या होता है कि अगर हमारे पास दो चार्ज है Q1 Q2, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या है, F बराबर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। F बराबर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो F होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये फोर्थ में है। तो फोर्थ में जो F होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो हम लोग जो भी बात करेंगे यहाँ पे वो मैग्नीट्यूड का बात करेंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में भी मैग्नीट्यूड वाइज पूछा गया है, कौन किससे छोटा है या बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग फोर्स का मॉड लेके चलेंगे, ठीक है। फोर्स का अगर मॉड लेंगे, मॉडुलस लेने से क्या होता है, आप किसी भी चीज़ का जब मॉडुलस लेते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है ना। जैसे आपने -5 का मॉडुलस लिया तो -5 का मॉडुलस या मॉड क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे खाली पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो हम मॉड बोलेंगे नहीं बार बार, लेकिन आप लोग ये मान के चलना कि हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका पॉजिटिव वैल्यू क्या है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर इसका पॉजिटिव वैल्यू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है तो आप ग्राफ देखो। अच्छा हाँ, एक बात और कि इस क्वेश्चन को मैथ से ही सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपको मैथ नहीं आता है तो आप थोड़ा साथ साथ देखते जाओ, आप सीख जाओगे। इतना बेसिक मैथ चाहिए होगा आपको फिजिक्स का पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम देखें तो F बराबर क्या आएगा, या F का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमको रिलेशन निकालना है, तो हमको दिया क्या हुआ है, हमको इन्फॉर्मेशन क्या दिया है। तो इन्फॉर्मेशन के नाम पे हमको ये 2 लाइन दिया है। अब जो निकालना है इन्हीं दोनों में से निकालना है, ठीक है। तो आप अगर गौर से देखो तो ये y एक्सिस होता है, y एक्सिस पे f है और 1/r² कहाँ पे है, x एक्सिस पे। तो अगर हम y और x के फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो क्या आएगा, f के जगह y आएगा, f के जगह y आया तो y बराबर के Q1 Q2 इंटू 1/r², के Q1 Q2 इंटू 1/r², ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर के Q1 Q2 इंटू एक्स। अब अगर आप स्लोप के बारे में थोड़ा जानते होंगे तो स्लोप का फॉर्म क्या होता है, y बराबर mx प्लस सी। अगर आप मैथ में स्लोप के बारे में जानते होंगे तो स्लोप फॉर्म या स्लोप के टर्म में हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, y बराबर mx प्लस सी। अब यहाँ c तो 0 है, ठीक है, c 0 है। अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमारा m क्या निकल कर आएगा, m आएगा के Q1 Q2, ठीक है। अब चूंकि 2 लाइन है तो इसका नाम हम 1 दे देंगे,
ठीक है। M1 आ गया KQ1 Q2। अब आप अगर देखो कि M1 जो है KQ1 Q2 कब आया, जब हमारा चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 था। अगर हमारा चार्ज पार्टिकल Q2 और Q3 रहता तो ये कुछ ऐसा दिखता, Q2 Q3 Q2 Q3 Q2 Q3। और अगर ये ऐसा दिखता तो फिर हमारा स्लोप क्या आता, हमारा स्लोप M2 बराबर KQ2 Q3 आ जाता, ठीक है। और एक बात, अब अगर आप यहाँ इस ग्राफ को गौर से देखें, अगर आप ग्राफ को गौर से देखें तो इसमें अगर हम लोग इस एंगल को θ1 बोल देते हैं और इस एंगल को θ2 बोल देते हैं, तो जो θ1 होगा वो θ2 से बड़ा होगा, ये तो देखने से ही पता चल रहा है, ठीक है। अगर θ1 θ2 से बड़ा है तो tan θ1 tan θ2 से बड़ा होगा, ठीक है। फिर से हम बोल रहे हैं कि हम लोग बस मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो tan θ1 tan θ2 से बड़ा है, एक्चुअली में मॉड ऑफ tan θ1। तो फिर वही है कि हम लोग मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं, तो इतना क्या कहते हैं बार बार बोलने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये जो मॉड ऑफ tan θ1 है यही क्या होगा, मॉड ऑफ M1, और ये जो मॉड ऑफ tan θ2 है यही क्या होगा, मॉड ऑफ M2। तो अगर tan θ1 ग्रेटर देन है, यानी अगर मॉड ऑफ tan θ1 ग्रेटर है मॉड ऑफ tan θ2 के, यहाँ भी मॉड लगा सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। तो अगर मॉड ऑफ tan θ1 ग्रेटर है मॉड ऑफ tan θ2 के, तो यानी मॉड ऑफ M1 ग्रेटर है मॉड ऑफ M2 के। ये भी एक्चुअली में हमने मॉड का ही वैल्यू निकाला है, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ M1 अगर ग्रेटर है मॉड ऑफ M2 के, तो यानी KQ1 Q2 ग्रेटर है किससे, KQ2 Q3 से, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप सिमिलर टर्म कैंसिल करो, सिमिलर टर्म अगर आप कैंसिल करोगे तो मॉड ऑफ Q1 क्या आ जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन मॉड ऑफ Q3, ठीक है ना। हम लोग शुरू से मैग्नीट्यूड ही लेके चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं हो इसीलिए हम बीच बीच में मॉड लगा दे रहे हैं। तो यानी मॉड ऑफ Q1 क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ Q3 से बड़ा आ जाएगा। तो ए और डी ऑप्शन में देखो आपकी ऐसा कहाँ है, किस ऑप्शन में Q1 मैग्नीट्यूड वाइज, किस ऑप्शन में Q1 जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज Q3 से ज़्यादा है, तो इस ऑप्शन में। तो यानी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन था चैप्टर 1 का। इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगा, कूलम्स लॉ वाला। कूलम्स लॉ क्या होता है ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार ट्राई कर सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ है, आपको कह रहा है कि दो वायर है P एंड Q, टू वायर्स P एंड Q आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। The wire Q has twice the diameter and half the length as that of wire P. If the resistance of wire P is R, the resistance of the wire Q will be. ये आपको शायद चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको दो वायर मिला हुआ है, पहला P दूसरा Q, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या लग रहा है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस, यहाँ देखिए रेजिस्टेंस मांग रहा है, ठीक है ना। दोनों के बीच रेजिस्टेंस का रिलेशन चाहिए। तो रेजिस्टेंस में एक फॉर्मूला आता है, क्या आता है, R बराबर रो इंटू एल बाय ए। क्या है ये फॉर्मूला, कि हमारे पास मान लीजिए कोई तार है, ठीक है, उस तार का लेंथ क्या है, एल है। जैसे ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वायर है, इस सिलेंड्रिकल वायर का लेंथ क्या है, एल है, ठीक है। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो एरिया हुआ, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है। तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आर बराबर रो इंटू एल बाय ए, जहाँ रो किस पे डिपेंड करेगा, तो ये वायर जिस मटेरियल से बना है, ये वायर जिस मटेरियल से बना है उस मटेरियल पे क्या डिपेंड करेगा, रो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो वायर दिया हुआ है, कौन कौन सा, P और Q, दोनों सेम मटेरियल से बना है। तो अगर सेम मटेरियल से बना है तो रो दोनों के लिए क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो आइए धीरे धीरे देखते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे हम लोग, सबसे पहले तो R बराबर रो एल बाय, तो सबसे पहले हमको डाटा अलग से लिख लेना है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का डाटा दिया हुआ है ना, तो हमको सबसे पहले तो दोनों का डाटा लिख लेना है। तो डाटा में से अगर कॉलम बनाए तो क्या बोल रहा है कि दो वायर सेम मटेरियल से बना है, यानी दोनों का रो सेम होगा, ठीक है। द वायर Q हैज़ ट्वाइस द डायमीटर एंड हाफ द लेंथ। वायर Q हैज़ ट्वाइस द डायमीटर, यानी P का डायमीटर अगर D है तो Q का डायमीटर क्या होगा, 2D होगा, ठीक है। Has twice the diameter and half the length. The wire Q has half the length as that of wire P. यानी P का लेंथ अगर L है तो इसका लेंथ क्या होगा, हाफ होगा, यानी L/2 होगा, ठीक है। अब जो हम लोगों ने सिलेंड्रिकल वायर बनाया था उस वायर में जो क्रॉस सेक्शन होगा, ये क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सर्कल होगा, ठीक है। इस सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई इंटू
आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ डायमीटर दिया हुआ है तो हमको उसको रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि हम लोग कर लेंगे। और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है हमें? और इन्फॉर्मेशन दिया है कि जो P है, P का रेजिस्टेंस क्या है? R है। जो वायर P है, वायर P का रेजिस्टेंस क्या दिया है? R दिया हुआ है। तो पहले हम वायर P का रेजिस्टेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो R बराबर मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है ना। तो R1 बराबर रो इंटू एल बाई ए। ये क्या होगा? पाई इंटू आर स्क्वायर। अब इसका डायमीटर क्या दिया हुआ है? D दिया हुआ है। तो अगर इसका डायमीटर D है तो हमको क्या पता है कि डायमीटर क्या होता है? 2 गुना होता है रेडियस के, ठीक है। तो रेडियस क्या आ जाएगा? D/2 आ जाएगा, ठीक है। तो रो इंटू एल बाई ए क्या होगा? पाई इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है? D/2, तो D/2 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम लिखें तो ये कैसे आएगा? R1 बराबर रो एल, ये यहाँ 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो इस तरह से आ जाएगा पाई इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। अब यही वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको? यही वैल्यू R के बराबर दिया हुआ है। तो आपको R1 आ गया है। R1 कितना आया है? इतना आया है, ठीक है। अब R2 देखते हैं। तो R2 अगर हम निकालना चाहें तो R2 कैसे आएगा? R2 बराबर रो इंटू L/2, लेंथ L/2 है इसका, बाय ए। एरिया क्या होगा? पाई इंटू, अच्छा जो क्यू वायर है इसका डायमीटर कितना है? 2D है, तो इसका डायमीटर 2D है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2D/2, 2D/2 यानी रेडियस हो जाएगा D के बराबर, ठीक है। जो क्यू वायर है इसका डायमीटर 2D है, तो रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा, तो रेडियस किसके बराबर हो जाएगा? D के बराबर। तो पाई इंटू आर स्क्वायर, आर के जगह क्या डालेंगे? D डालेंगे, तो आर की जगह D डालेंगे तो पाई इंटू डी स्क्वायर। अब देखिए, जब भी आपको रिलेशन निकालना हो, कोई भी क्वेश्चन दिया है आपको 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकालना है, आप उनको डिवाइड करिए। डिवाइड करने से आपका काम आसान हो जाएगा, नहीं तो आप फिर इधर उधर लगे हुए रहेंगे, ठीक है। अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका टाइम बचेगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं एक बार R1/R2 करके। तो R1/R2 अगर हम करें तो क्या आएगा? R1/R2 बराबर रो एल 4 बटा में पाई डी स्क्वायर। यही है R1 का वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे निकाले हुए हैं, ठीक है। बाय R2 क्या आएगा? रो एल बाय पाई डी स्क्वायर बाय 2 पाई डी स्क्वायर। ये 2 नीचे चला गया, ठीक है। तो पाई डी स्क्वायर कैंसिल, पाई डी स्क्वायर कैंसिल, रो कैंसिल, एल कैंसिल, रो कैंसिल, एल कैंसिल। क्या आया यहाँ से? 4 ऊपर रह गया और 2 कहाँ? 2 भी ऊपर चला गया। अब देखिए 4 यहाँ ऊपर रह जाएगा और 2 क्या है? 2 भी ऊपर चला जाएगा। तो R1/R2 क्या आ गया? 8 आ गया। अब R1 क्या दिया हुआ था? R1 R दिया हुआ था। R1 तो R दिया हुआ था ना, तो R1 अगर R दिया था तो यहाँ R1 R बराबर 8 इंटू R2, तो R2 बराबर क्या आ जाएगा? R2 बराबर R/8। R/8 कौन सा ऑप्शन है आपका? C। तो यहाँ पे C हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन 3? क्वेश्चन 3 कह रहा है कि a 1 centimeter segment of a wire lying along x axis carries current of 0.5 ampere along plus x direction. A magnetic field B बराबर this is switched on 0.4 मिली टेस्ला J कैप प्लस 0.6 मिली टेस्ला K कैप। मिली मतलब 10 के पावर -3, ठीक है। इन द रीजन द फोर्स एक्टिंग ऑन द सेगमेंट इज। तो पहले तो ये क्वेश्चन 4th चैप्टर का है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। वहाँ आपको फोर्स का 2 एक्सप्रेशन पढ़ना है। पहला एक्सप्रेशन है लॉरेंट्स फोर्स, दूसरा एक्सप्रेशन है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो अगर हमारे पास, पहले हम थोड़ा सा डायग्राम इमेजिन करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर छोटा सा डायग्राम इमेजिन करेंगे तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे एक तार रखा हुआ है, ठीक है। जनरली तार सिलेंड्रिकल ही होता है, इसलिए हम बार बार सिलेंडर बना रहे हैं, ठीक है। इस तार का लेंथ क्या है? L है। अब सवाल क्या बोल रहा है कि इस तार का जो 1 सेंटीमीटर वाला लेंथ है, मान लीजिए ये लेंथ 1 सेंटीमीटर, तो ये जो 1 सेंटीमीटर वाला लेंथ है, इस 1 सेंटीमीटर में करंट कितना है? 0.5 एम्पियर। किधर? प्लस एक्स में, प्लस एक्स यानी ये डायरेक्शन, ठीक है। ये होता है -x, ठीक है। तो इस तार के 1 सेंटीमीटर वाले लेंथ पे करंट किधर कितना कितना जा रहा है? 0.5 एम्पियर जा रहा है इधर की ओर, ठीक है। तो इस 1 सेंटीमीटर वाले लेंथ पे फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स कब लग रहा है? जब इस एरिया में हमने क्या ऑन कर दिया है? मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दिया है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया है। तो कॉन्सेप्ट इसके पीछे का क्या है कि आपको फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर का एक्सप्रेशन याद होना चाहिए,
ठीक है। अगर वो एक्सप्रेशन याद हो जाएगा तो फिर ये हलवा है आपके लिए। कैसे हलवा है देखिए, तो मान लेते हैं अगर उस 1 सेंटीमीटर वाले लेंथ पे फोर्स F लग रहा है, तो F बराबर क्या होता है, I इंटू एल क्रॉस बी। अगर आपको वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत है आप कमेंट करिए, हम उस पर नया वीडियो बना के या शॉर्ट बना के डाल देंगे, 1 मिनट के अंदर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ ये इमेजिन कर रहे हैं कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता है और उस हिसाब से फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो सीधा आप कमेंट करिए। ठीक है, तो फोर्स कितना होगा, I इंटू एल क्रॉस बी। आई कितना दिया है 0.5 एम्पियर, तो 0.5 इंटू एल क्रॉस बी। एल क्रॉस बी मैग्नेटिक फील्ड किधर है, जे कैप प्लस के कैप है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपको वेक्टर फॉर्म में दिया है। ठीक है, आपको लेंथ को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। जब आप लेंथ को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तब आप आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो लेंथ को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए लेंथ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, किसी भी वेक्टर में दो चीज़ होता है, पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। तो लेंथ यहाँ क्या, हम कितने लेंथ पे हमें फोर्स निकालना है, 1 सेंटीमीटर वाले पे, तो लेंथ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर लेंथ का जो डायरेक्शन है ये कैसे निकलेगा, तो जो लेंथ दिया है 1 सेंटीमीटर, उस लेंथ पे करंट का क्या डायरेक्शन है, प्लस एक्स की तरफ। जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर, इस 1 सेंटीमीटर में करंट किधर जा रहा है, प्लस एक्स की तरफ। तो जो लेंथ का वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन भी प्लस एक्स होगा। प्लस एक्स को हम लोग वेक्टर में क्या बोलते हैं, आई कैप बोलते हैं। तो अगर इसको हम लेंथ को हम वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो वो क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर आई कैप। तो हम जो भी चीज़ लिखेंगे SI यूनिट के फॉर्म में लिखेंगे। अगर SI यूनिट के फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर गड़बड़ आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 10 के पावर माइनस 2 मीटर, तो 10 के पावर माइनस 2 आई कैप। अब देखिए लेंथ वेक्टर फॉर्म में आपके पास आ गया 10⁻⁻² आई कैप, और मैग्नेटिक फील्ड आपको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। जब आप L क्रॉस B करोगे और उस L क्रॉस B को 1/2 से गुना करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए B, ऑप्शन बी। हम फिर से कह रहे हैं कि अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट इस सब में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, हम उस पर शॉर्ट बना के डालेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन लेंथ को वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, लेंथ को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, ये भी जो आप कैलकुलेशन करोगे, जैसे बी से जब आप क्रॉस करोगे, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, तो ये मिली टेस्ला है, तो आप 10⁻⁻³ को बाहर निकाल लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर आपको अटेम्प्ट लेना है तो आप वीडियो पॉज करें। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अच्छा, उससे पहले एक और बात, जो हमने क्वेश्चन 3 में देखा था, तो ये जो साइन होता है इसका मतलब है माइक्रो, इसे माइक्रो बोलते हैं, इसका मतलब होता है 10 के पावर -6। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोल रहा है, अ कॉइल हैज़ 100 टर्न्स ईच ऑफ एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर। यानी हमारे पास एक कॉइल है, उस कॉइल में 100 टर्न्स है। ठीक है, और एक टर्न का एरिया कितना दिया है, 0.05 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और 100 टर्न मिला के जो टोटल कॉइल बना है उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 1.5 ओम। ठीक है, इट इज़ इंसर्टेड एट एन इंस्टेंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 90 मिली टेस्ला। अब मान लेते हैं ये अभी जहाँ कॉइल रखा है यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन इधर क्या है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, कितना का मैग्नेटिक फील्ड है, तो 90 मिली टेस्ला, 90 मिली टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने तार को इधर इस मैग्नेटिक फील्ड में लेके जा रहे हैं। ठीक है, विथ इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड। तो ये जो फील्ड है, ये जो 90 मिली टेस्ला का फील्ड है, इस फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है बी। ठीक है, और ये जो हमारा वायर है इसका एक्सिस क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो एक्सिस पैरेलल है मतलब एरिया वेक्टर भी पैरेलल होगा। अगर एक्सिस पैरेलल है तो इस कॉइल का एरिया वेक्टर भी पैरेलल होगा। ठीक है, द चार्ज इंड्यूस्ड इन द कॉइल एट दैट इंस्टेंट इज। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन चैप्टर 6 का है, चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट लगेगा लेंज लॉ का। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या EMI में आपको लेंज लॉ पढ़ना है। ठीक है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट लगेगा लेंज लॉ का। लेंज लॉ क्या बताता है कि जैसे हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, इसे हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में लेके जा रहे हैं, तो इसके थ्रू अभी तो मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ नहीं है। अगर हम अभी देखें तो अभी इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ नहीं है, लेकिन जब ये यहाँ जाएगा, सेकेंड रीजन में जाएगा, अगर रीजन 1 में देखें तो कोई मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स नहीं है, लेकिन इस रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो जब ये इधर जाएगा तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स चेंज करेगा। ये जो हमारा कॉइल है, इस कॉइल में फ्लक्स चेंज करेगा। फ्लक्स क्या होता है, φB बराबर B डॉट A। ठीक है, जिसमें ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है B डॉट A। हम अज्यूम कर रहे हैं आपको क्रॉस की तरह डॉट भी आता होगा, नहीं आता है आप कमेंट करिए, हम वीडियो बनाएंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है
कि ये तार जब रीजन 1 से रीजन 2 में जाएगा तो इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। और जब इस तार के थ्रू फ्लक्स चेंज होगा तो इस तार में एक ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। कितना ईएमएफ जनरेट होगा, तो वो ईएमएफ है -n इंटू d∅b/dt। यानी इस तार को जब हम रीजन 1 से रीजन 2 में ले जाएंगे तो इसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। वो जो ईएमएफ जनरेट होगा वो कितना होगा, -n d∅b/dt। हमको क्या मांग रहा है, हमको मांग रहा है कि इस तार में कितना चार्ज जनरेट हुआ है। तो अगर इस तार में Q चार्ज जनरेट होगा जब हम इसको सेकेंड रीजन में ले जाएंगे, 1 से 2 में ले जाएंगे, तो हम कुछ इस तरह से जो जानते हैं, हमको ओम्स लॉ तो पता है। ओम्स लॉ क्या था, V बराबर IR। तो V बराबर IR, तो I बराबर क्या हो गया, V/R। V की जगह यहाँ हम EMF भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यही इतना EMF जनरेट हो रहा है ना, ठीक है। तो I बराबर क्या होता है, चार्ज बाय टाइम। चार्ज बाय टाइम होता है तो Q मान लेते हैं छोटा सा चार्ज है dq, या ये मान लेते हैं dq चार्ज जनरेट हुआ dt टाइम में, ठीक है। तो dq/dt कितना के बराबर आ जाएगा, EMF/R के बराबर आ जाएगा। हमको क्या चाहिए, हमको dq चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम dq बराबर लिख सकते हैं कि EMF इंटू dt बटा में R तो अपने को 1.5 ओम दिया हुआ है, ठीक है। तो EMF इंटू dt का वैल्यू हम यहाँ पे -n इंटू d∅ भी लिख सकते होंगे। EMF इंटू dt का वैल्यू हम यहाँ से -n इंटू d∅ भी लिख सकते होंगे। ये देखिए यहाँ पे है ना, EMF इंटू dt, अगर dt इधर जाएगा तो -n इंटू d∅ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड इसलिए लेंगे क्योंकि ये माइनस साइन से हमको कुछ खास मतलब नहीं है। माइनस साइन डायरेक्शन बता रहा है करंट का, हमको करंट के डायरेक्शन से अभी मतलब नहीं है, हमको बस मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। इस माइनस साइन को इग्नोर करेंगे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। तो अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं तो dq बराबर क्या आ जाएगा, EMF इंटू dt/R। अब EMF इंटू dt, ये dt इधर जाएगा, ये जो dt है ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो EMF इंटू dt किसके बराबर आ जाएगा, n इंटू d∅b के बराबर आ जाएगा। तो अगर यहाँ n इंटू d∅b के बराबर आएगा तो आप लिखिए n इंटू d∅b, n इंटू d∅b/1.5, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, 1.5 ओम है। अब d∅b क्या है, चेंज इन फ्लक्स है। अगर इनिशियल फ्लक्स हम 0 मान लें तो चेंज इन फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाइनल -0, फाइनल -0 यानी ϕb, फाइनल फ्लक्स ϕb है। ϕb बराबर क्या है यहाँ पे, b इंटू ए। ϕb बराबर हमने क्या देखा है, b इंटू ए। तो यहाँ से dq कितना आ जाएगा आपका, n दिया है 100 इंटू b कितना दिया है, 90 मिली टेस्ला। b आपको 90 मिली टेस्ला दिया है, यानी 90 इंटू 10⁻³ एरिया कितना दिया है, 0.05/1.5, ठीक है। 10⁻³ यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा, 9/1.5। 1.5 को आप 6 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो यानी 6 इंटू 0.05, 6 इंटू 5/100, 30/100 यानी 3/10, 3/10 यानी 0.3, 3/10 यानी 0.3 कूलम हमारा आंसर होगा। तो इस कॉइल को जब हमने रीजन 1 से रीजन 2 में ले गए तो इस कॉइल पे कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, 0.3 कूलम। और ये जो लॉ या ये जिस कॉन्सेप्ट का हमने इस्तेमाल किया, इसका नाम है लेंस लॉ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एक बार, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर आपको अटेम्प्ट लेना है तो आप वीडियो पॉज करके एक बार अटेम्प्ट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड to design an air-filled solenoid of inductance 0.016 Henry having a length 0.81 meter and radius 0.02 meter. The number of turns in the solenoid should be, यानी हमें एक सोलेनॉइड डिसाइन करना है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि किस चैप्टर का सवाल है। ये भी चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर है उसमें इंडक्टेंस 2 तरह का होता है, ठीक है। कौन कौन सा, एक म्यूचुअल, दूसरा सेल्फ, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए एक से ज़्यादा कॉइल चाहिए होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस तब होता है जब एक से ज़्यादा कॉइल होता है। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए एक ही कॉइल चाहिए होता है, ठीक है। तो आपका जो सवाल है इसमें एक कॉइल का जिक्र है, तो एक कॉइल का जिक्र है यानी आपको सेल्फ इंडक्टेंस का काम है यहाँ पे, ठीक है ना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम कैपिटल M से दर्शाते हैं और सेल्फ इंडक्टेंस को हम
कैपिटल एल से दर्शाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको कह रहा है कि आपको एक सोलेनॉइड डिज़ाइन करना है और उसका एल कितना होना चाहिए, 0.016 हेनरी होना चाहिए। पहले तो सोलेनॉइड दिखता कैसा है, सोलेनॉइड कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ठीक है, तो आपको जो सोलेनॉइड डिज़ाइन करना है उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होना चाहिए, 0.016 हेनरी, ठीक है। फिर उसका लेंथ कितना होना चाहिए, ये अगर उसका लेंथ है तो लेंथ कितना होना चाहिए, 0.81 मीटर, ठीक है। फिर उसका रेडियस कितना होना चाहिए, जैसे सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ, क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कल ये होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो रेडियस है ये जो रेडियस है आर, ये कितना होना चाहिए, 0.02 मीटर, 0.02 मीटर। और कह रहा है एयर फील्ड सोलेनॉइड, एयर फील्ड सोलेनॉइड मतलब इस सोलेनॉइड के अंदर क्या भरा हुआ होना चाहिए, एयर भरा होना चाहिए, ठीक है ना। एयर यानी आपको रिलेटिव परमेबिलिटी का यहाँ पे काम पड़ेगा, ठीक है ना। रिलेटिव परमेबिलिटी जो होता है एयर का म्यू आर वो 1 होता है, ठीक है। देखिए थोड़ा थ्योरी आपको जानना पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्ट यही सवाल आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो थोड़ा थ्योरी अगर आप नहीं जानेंगे, एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 साल का जितना क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है उनके पीछे का थ्योरी आपको मालूम होना चाहिए। अगर उतना भी नहीं मालूम है तो फिर बहुत मुश्किल होगा आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बनाना, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो हमारे को एक सोलेनॉइड डिज़ाइन करना है, उस सोलेनॉइड का लेंथ कितना होना चाहिए, 0.81 मीटर। उसके क्या कहते हैं, उसके क्रॉस सेक्शन का रेडियस कितना होना चाहिए, 0.02 मीटर। और उस सोलेनॉइड के अंदर क्या भरा हुआ होना चाहिए, तो एयर भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। एयर का रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है, 1, ठीक है। तो अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक टर्म होता है फ्लक्स लिंकेज। कौन सा टर्म होता है, फ्लक्स लिंकेज, जिसको हम n/φb से भी दर्शाते हैं, ठीक है। फ्लक्स लिंकेज क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक तार है, ठीक है, मान लीजिए इस तार में n टर्न्स है, ठीक है, इस तार में n टर्न्स है, ठीक है। जो एक टर्न है, एक टर्न के थ्रू फ्लक्स क्या है, फाई बी का ऐसा यूनिट वेबर होता है, वेबर को हम लोग WB से दर्शाते हैं, ठीक है। जो एक टर्न है, एक टर्न के थ्रू मान लेते हैं 5 वेबर फ्लक्स है। मान लेते हैं हमारे पास एक तार है उसमें 100 टर्न है, एक टर्न के थ्रू फ्लक्स क्या है, 5 वेबर है। तो पूरे तार के थ्रू फ्लक्स कितना हो गया, 500 वेबर, ठीक है। इसी चीज़ को हम फ्लक्स लिंकेज कहते हैं और इसको हम n/φb से दर्शाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सोलेनॉइड होता है, ठीक है, उसका जो फ्लक्स लिंकेज होता है वो उस सोलेनॉइड में जाने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ये अगर हमारा सोलेनॉइड है तो इस सोलेनॉइड में कुछ करंट जा रहा होगा, मान लीजिए इसमें इधर से जो है आई करंट जा रहा है, जैसे इधर से आई करंट जा रहा है और इधर से वही आई करंट फिर निकल जा रहा है। तो जो सोलेनॉइड का फ्लक्स लिंकेज होता है वो सोलेनॉइड में जाने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो n/φb बराबर आ जाता है L/I, जहाँ पे L क्या है, जो हमने देखा सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। हमको क्या निकालना है, यहाँ पे n निकालना है, ठीक है। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि φb बराबर क्या होता है, B/A, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। किसी भी चीज़ में डाउट हो आप कमेंट करिए, हम वीडियो बनाएंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि φb बराबर B/A होता है, ठीक है। अब देखिए जो B है, अगर आप सोलेनॉइड जो होता है, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नेग्लिजिबल होता है, लेकिन जो हमारा सोलेनॉइड है, जैसे ये सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये नेग्लिजिबल है, ठीक है, ये सब मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल है, लेकिन इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना। जो हमारा सोलेनॉइड है इसके अंदर में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। कितना होता है वो मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका एक्सप्रेशन होता है, क्या होता है उसका एक्सप्रेशन, तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर होता है μ0 इंटू μr इंटू नंबर ऑफ टर्न्स बाय लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। इसी को हम ये n/L को हम स्मॉल n से भी दर्शाते हैं, ठीक है, इंटू करंट इन द सोलेनॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सोलेनॉइड के अंदर एयर है, अगर हमारे सोलेनॉइड के अंदर एयर भरा हुआ है तो एयर का μr क्या होता है, 1 होता है। अगर हमारे सोलेनॉइड के अंदर एयर भरा हुआ है तो एयर का μr क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ये कुछ हमारा ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसी को हम स्मॉल n से भी दर्शाते हैं, ठीक है। तो अब ये b को हम यहाँ लिखते हैं, तो b को अगर हम यहाँ लिखेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन कैसा, तो अगर हम b को यहाँ लिखते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन कैसा बनेगा, n इंटू μ0, μr यहाँ पे 1 है, ठीक है, इसीलिए हमने μr को यहाँ पे नहीं लिखा है। ये क्या है, ये μr है, ठीक है ना, ये μr 1 है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे रिपीट नहीं किया है, ठीक है। तो n इंटू
म्यू नॉट इंटू एन बाय स्मॉल एल इंटू आई, ठीक है, इंटू ए एरिया बराबर एल इंटू आई, ठीक है। अब आई को हम दोनों साइड कैंसिल कर सकते हैं, तो आई को अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा। अगर हम आई को दोनों साइड कैंसिल करेंगे तो एन स्क्वायर इंटू, या एन स्क्वायर बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एन स्क्वायर बराबर सेल्फ इंडक्टेंस इंटू लेंथ बटा म्यू नॉट इंटू ए। जब आप वैल्यू डालें, अच्छा हाँ, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। म्यू नॉट का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो अब आप देखो तो आपको एल दिया हुआ है, आपको कैपिटल एल दिया है, आपको स्मॉल एल दिया है। एरिया क्या निकालोगे आप? एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने बताया था क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर। आर आपको दिया हुआ है, तो ये सारा वैल्यू डाल के जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एन 2863 या 64 के लगभग आएगा। जो एन होगा वो 2863 या 64 के लगभग आएगा, जो कि क्लोज है किसके, 2866 के, जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये जो सवाल है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना आएगा, 2866 आएगा। एक्चुअल सॉल्व करने पे 2863 या 64 आएगा, लेकिन ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो उसके क्लोजेस्ट ऑप्शन 2866 है। ठीक है, इतना क्लियर है। देखिए हम फिर बोल रहे हैं कि पिछले 4-5 साल का थ्योरी आपको नहीं, अगर 5 साल तो 3 साल का तो कम से कम क्वेश्चन पेपर का थ्योरी आपको पता होना ही चाहिए। अगर उतना थ्योरी नहीं पता है तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, छठा सवाल क्या बोल रहा है कि अ वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाइड टू अ सर्किट ड्राइव्स अ करंट I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई इन द सर्किट। द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट ओवर अ साइकिल इज। आपको अगर पॉज करके अटेम्प्ट लेना है तो आप अटेम्प्ट ले लीजिए, नहीं तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सवाल आपका चैप्टर 7 AC का है। चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट का सवाल है आपका। ठीक है, बोल रहा है कि यहाँ वोल्टेज दिया है V नॉट साइन ओमेगा टी और करंट दिया है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो एवरेज पावर क्या होगा? तो हम ये जानते हैं कि पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। पावर के बारे में हमें क्या पता है कि पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो अगर हम, ठीक है, तो वोल्टेज आपको कितना दिया हुआ है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट कितना दिया हुआ है, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब पावर एक्चुअली इंस्टेंटेनियस पावर कितना होता है, वोल्टेज इंटू करंट, यानी V नॉट साइन ओमेगा टी गुना I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, इसको जब आप अलग करेंगे थोड़ा तो ये V नॉट I नॉट। अब हमें क्या करते हैं, हमको इसको कॉस के टर्म में लाना है। ठीक है, या कॉस के टर्म में लाएंगे तो जल्दी सॉल्व होगा। तो हम 2 से गुना और 2 से भागा दे देते हैं। तो 2 से गुना देंगे तो 2 गुना साइन ओमेगा टी, ये वाला टर्म क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है टू साइन ए साइन बी का। टू साइन ए साइन बी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। जब हम वो करेंगे तो फिर इंस्टेंटेनियस पावर का इक्वेशन क्या आ जाएगा, V नॉट I नॉट बाई 2 गुना कॉस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। ये क्या है, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। हमको एक पूरे साइकिल पे पावर चाहिए। ठीक है, तो जो पूरा साइकिल होगा, तो ये बात आप नहीं होता है तो याद ही कर लीजिए कि पूरे साइकिल पे जब हम पावर निकालेंगे तो जो टाइम डिपेंडेंट टर्म होगा वो ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा जब हम ओवर अ कंप्लीट साइकिल निकालेंगे। क्योंकि अगर आप AC का साइकिल देखेंगे तो AC के साइकिल में जितना इसमें पॉजिटिव है उतना इसमें नेगेटिव है। तो एक कंप्लीट साइकिल पे जब हम यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में पॉइंट B और पॉइंट A के बीच में निकालते हैं तो टाइम डिपेंडेंट टर्म हमारा ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, ये कॉस फाई ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो टाइम डिपेंडेंट टर्म हमारा ज़ीरो होगा, यानी ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा। ये ग्राफ साइन का है, लेकिन यही सेम चीज़ कॉस में भी होता है। ठीक है ना, तो ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म बच जाएगा। तो जो एवरेज पावर आता है वो आएगा V नॉट I नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाई। ठीक है, और इसी कॉस फाई को हम पावर फैक्टर भी बोलते हैं। ये जो कॉस फाई है इसको हम पावर फैक्टर भी बोलते हैं।
ठीक है। तो एक्सप्रेशन एक्चुअली दो तरीके से आ सकता है। आप अगर देखें तो यहाँ पे जो वी नॉट और आई नॉट है ये क्या है, ये आई नॉट करंट का मैक्सिमम वैल्यू है और वी नॉट वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है। हम चाहें तो इसको आरएमएस फॉर्म में भी ला सकते हैं। आरएमएस फॉर्म में क्या होगा, तो पहले तो आंसर आपका ये डी हो जाएगा, ठीक है, जो हमने निकाला वी नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस वाई, तो आंसर आपका डी आ जाएगा। इसको हम आरएमएस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आरएमएस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, भी इंटू आई इंटू कॉस फाई, या फिर यहाँ पे ये भी और आई क्या है, आरएमएस और आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट है। ये जो भी है ये आरएमएस वोल्टेज है, वी आरएमएस, और ये जो आई है ये आरएमएस करंट है, ठीक है। आरएमएस करंट क्या होता है, ठीक है। आरएमएस करंट अगर आपको नहीं पता होगा तो आप पूछेंगे, हम आपको क्या कहते हैं, कमेंट में डाउट क्लियर कर देंगे, या अगर ज़रूरत पड़ा तो वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, ये मॉडर्न फिजिक्स का है। पॉज करके आप अगर अटेम्प्ट लेना चाहें तो अटेम्प्ट ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं।